हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा 30 मस्ट नो स्टैटिस्टिक्स व्हेन इट कम्स टू जीडी वैट एंड पीआई। तो काफ़ी जगह पे ये होता है दैट यू ईदर नीड टू नो द स्टैटिस्टिक टू बी एबल टू से इट और राइट इट इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द वैट, या फिर कभी कभी अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ को एम्फोसाइज करने के लिए ना अगर एक स्टैटिस्टिक बोल दो तो लाइफ बहुत ईजी बन जाती है। सो दिस इज बेसिकली अ प्राइमर फॉर ऑल ऑफ यू। इसको देख लेना, इसके ऊपर जो भी स्टेटिस्टिक्स यू कैन थिंक अबाउट देख लेना इसको लेके। इफ यू हैव अ बंच ऑफ गुड 40-50 स्टेटिस्टिक्स अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड, इट विल मेक योर लाइफ अ लॉट ईजियर, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा कन्विक्शन होगा कि मैं स्टेटिस्टिक के साथ बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए यू हैव टू नो योर स्टेटिस्टिक्स इनसाइड आउट। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक यू थ्रू द स्टेटिस्टिक्स वन और स्टेटिस्टिक वन एट अ टाइम, और सारे स्टेटिस्टिक्स देख लेंगे एक बार। आई विल गिव यू अ बैकग्राउंड एंड आई विल टेल यू व्हाट द नंबर इज एंड कैसे उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। सो लेट्स गेट गोइंग विद द जनरल स्टेटिस्टिक्स जो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक चीज़ है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री क्या है। अब हालांकि सेंसस लास्ट टाइम हुआ था 2011 के अंदर, बट देयर आर सम एस्टिमेट्स दैट टेल अस व्हाट द पॉपुलेशन विल लुक लाइक फॉर इंडिया। अब यहाँ पे 1.44 बिलियन या 145 करोड़ जैसे हम बोलते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसमें अगर देखोगे तो दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 3.2 करोड़। मुंबई कम्स नेक्स्ट, 2.2-2.3 करोड़ के आसपास मुंबई का पॉपुलेशन होगा। इंडिया के अंदर 6 ऐसी सिटीज है जिनका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। एज वी ऑलरेडी सॉ, दिल्ली इज वन, मुंबई इज वन, बेंगलुरु इज वन, कोलकाता इज वन, हैदराबाद इज वन एंड चेन्नई इज वन। तो ये 6 सिटीज है जिनका पॉपुलेशन रिपोर्टेडली 1 सीआर से ऊपर है। सो दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। इसके बाद जीडीपी को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टफ इन मीडिया ऑल्सो दैट कम्स अप व्हेन जीडीपी नंबर्स आर डिस्कस्ड कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे एंड सो ऑन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द रिपोर्टेड नंबर्स लुक लाइक। तो जीडीपी नॉमिनल टर्म्स के अंदर है $4.27 ट्रिलियन, विच मेक्स अस द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड के अंदर 1 2 3 4 5th नंबर पे इंडिया आता है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, कितना आउटपुट हमारा आता है। इनफैक्ट जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी इज द टोटल मॉनिटरी स्लैश मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो एक साल के अंदर इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कितने सर्विसेज जनरेटेड हो रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं हम जीडीपी। अब जीडीपी होता है एक नॉमिनल। अब नॉमिनल के अंदर हम लोग बोल रहे हैं $4.27 ट्रिलियन, बट यहाँ पे नॉमिनल के अंदर पर कैपिटा जीडीपी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज नेशन, इंडिया इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। वी विल डेफिनेटली हैव अ हायर आउटपुट क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि पर कैपिटा जीडीपी कितना है, मतलब ऑन एन एवरेज एन इंडिविजुअल इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाउ मच टू द जीडीपी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इज $2,940 पर कैपिटा, which makes us 141st in the world. So you see the kind of paradox that we have here. On one hand we are a very big economy, on the other hand per capita अगर हम देखेंगे ना तो हमारा आउटपुट काफ़ी कम है। नाउ इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, अब परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बर्गर खाया, ठीक है, उस बर्गर के लिए आई लेट्स से गेव ₹200, ठीक है, विच विल रफली ट्रांसलेट इनटू 2.2 $2.4 के आसपास मैंने यहाँ पे स्पेंड किया। बट वही डॉलर अगर मैं यूएस में जाके लूँ तो मुझे कितना पड़ेगा ना। इफ यूएस के अंदर सेम बर्गर मुझे $5 में मिल रहा है, देन आई कैन बेसिकली से दैट परचेसिंग पावर पैरिटी ऑफ इंडिया, इन अ वे यू कैन से आई कैन परचेज 2 बर्गर्स फॉर द सेम अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जीडीपी का भी वही चीज़ हो जाता है। अब पीपीपी के हिसाब से अगर देखेंगे तो इंडिया का जीडीपी 17.36 ट्रिलियन डॉलर्स, विच मेक्स अस द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको लेके काफ़ी सारी चीज़ें कि भाई हमारा करेंसी कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, किस टाइप के गुड्स हम कंपेयर कर रहे हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ हाउ डू आई पुट इट, लॉट ऑफ डिस्कशन दैट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दीज फिगर्स। सिमिलरली अगर हम देखेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी अगर देखेंगे तो यहाँ पे यू विल सी दैट रफली इट्स 4 टाइम्स, राइट। तो 11,942 इज द पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, अगेन अपने को 125th रैंक पे लाके पहुंचा देता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी कि भाई ये पैसा आता कहाँ से, कंट्री के अंदर ये पैसा बनता कैसे है। सो देर आर 3 मेजर थिंग्स इनटू विच यू आर डिवाइडिंग द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग। तो एग्रीकल्चर के अंदर 17 पॉइंट, और ये एग्रीकल्चर के अंदर से 17.7% अपने जीडीपी का आता है।
इंडस्ट्री के अंदर से 27.6% का आता है, और जो बचा हुआ 54.7% है वो आता है सर्विस सेक्टर से. सो दैट बेसिकली टेल्स अस दैट वी आर अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी एंड नॉट एग्जैक्टली अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्ड इकोनॉमी पर से. तो अब इससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डिस्कस्ड, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ सर्विस ओरिएंटेड कंट्री, दैट बेसिकली मींस दैट वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रेजेंट हियर. ठीक है, जो हम टेक्निकल टर्म्स में मैन पावर बोलते हैं, माइट नॉट बी द बेस्ट वर्ड टू यूज, बट हाँ मैन पावर जो हम बोलते हैं उसके हिसाब से वी आर दी वंस हु विल बेसिकली प्रोवाइड सर्विसेज टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज बैक एंड ऑफिसर्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या फिर उनके इंडियन ऑफिसर्स के लिए, या फिर रिमोट वर्किंग से वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी और क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द इकोनॉमी. ये सारी चीजें हम कर रहे हैं. ठीक है, सो वी आर अ सर्विस फोकस्ड इकोनॉमी. अगर देखते हैं तो एक टाइम पे एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हुआ करता था, बट अब इट इज नॉट द केस. और इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एग्रीकल्चर सबसे बड़ा हुआ करता था, बट नाउ इट्स नॉट द केस. इनफैक्ट जो मैंने पहले बोला उसके हिसाब से अगर बात करें, 42.6% ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, 25.12% are employed in industry, and 32 1/3 of the people are employed in services. तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, you will see what's happening. 1/3 of the people are contributing to more than half of the country's GDP. ये हम बोल रहे हैं. And agriculture on the other hand 40% से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, but वो generate कर रहे हैं 17.7% ही. तो क्या इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में हम एफिशिएंट नहीं है? दैट इज बेसिकली अ डीपर डिस्कशन दैट इज प्रेजेंट, कि हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कितने अच्छे हैं, हमारी सॉइल क्वालिटी कितनी अच्छी है, हम कितना एनकरेज करते हैं हमारे फार्मर्स को. सो ऑल दीज थिंग्स आर अगेन वर्थ डिस्कसिंग ऑन देयर ओन. बट यहाँ पे अगर देखेंगे, सो एग्रीकल्चर के अंदर द आउटपुट इज लेस, बट इट एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर प्रेजेंट इन द कंट्री. नाउ यू विल सी दैट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड इन दीज थ्री सेक्टर्स इज नॉट एग्जैक्टली एडिंग टू 100%. तो जो 10% बचा है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज के अंदर उसको नहीं गिनते. ठीक है, वेयर एज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन वी आर ओनली दीज थ्री सेक्टर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. Now, in terms of debt to GDP ratio 83% है, and that is something which is slightly concerning, because developed nations जो होते हैं उनका GDP debt to GDP ratio लगभग 60% होना चाहिए, developing nations का लगभग 40% होना चाहिए. That is basically the benchmark that we have, but we are at 83%. इंडिया के जो internal benchmarks हैं वो भी 61% हुआ करते थे, but we have surpassed that. Now, why is this happening? क्यों अपना debt इतना ज़्यादा है compared to our output? That is purely because COVID की वजह से we had to borrow a lot of things, a lot of money had to be pumped into the system. ये सारी चीज़ें करने के लिए of course government had to sort of have funds there, and उसकी वजह से debt अपना बढ़ता गया, and that's why it has reached 83%. It is a matter of concern. We have to see how exactly is it that the government resolves this particular bit. ठीक है, अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर आते हैं. ये तो जनरल इंडिकेटर्स थे जो जनरल हम लोग बात करने के टाइम पे कोई भी डिस्कशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक कौन से शेप में या क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर हमारे मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स अगर हम देखेंगे, दोस आर यूएस एंड ईयू, एंड 17.5% ईच. सो जो भी हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वैल्यू के हिसाब से, 17.5% वैल्यू गोज टू द यूएस एंड 17.5% वैल्यू गोज टू द यूरोपियन यूनियन. अब ये क्यों हो रहा है और क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? 17.5% ईच. अब यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो जाएगा, मेन इंपोर्ट पार्टनर, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? हम चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो 18% ऑफ आवर इंपोर्ट्स कम फ्रॉम चाइना. इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारी हेल्थ कितनी है, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, तो क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है? पीपल शुड बी एबल टू गिव अस लोन्स. सो जैसे इंडिविजुअल लेवल पे क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं, जैसे सिबिल होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, सम ऑफ यू माइट नो इट, या फिर एक्सपीरियन होता है, इससे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसको देख के पीपल डिसाइड वेदर टू गिव यू लोन और नॉट. लेट्स से फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड आस्क्स यू फॉर अ लोन ऑफ 20,000 रुपीज़ और तुम्हारे पास है 20,000 रुपीज़, बट यार तुम्हारे फ्रेंड ने ना आज तक कभी तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए हैं. सो विल यू बी एनकरेज to give your friend that 20,000 rupees? Definitely not, क्योंकि उसका क्रेडिट वर्दीनेस कम हो रहा है. बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो S&P, Moody's और भी एजेंसीज होते हैं, बट S&P's and Moody's are supposed to be the more sensitive or the more accepted ratings that exist. दोनों ही जगह पे इंडिया का आउटलुक काफी सही है, which basically means that people can happily invest in India without worrying कि उनका पैसा डूब जाएगा या नहीं जाएगा, because we know that India has a lot of potential and it will not default on its debts.
इंडेक्स इन जनरल अगर देखेंगे, दैट्स वाई BBB माइनस पॉजिटिव, BBB इज द लोएस्ट रेटिंग दैट एग्जिस्ट इन दैट पॉजिटिव वाला स्केल. सो S&P ने इंडिया को अपग्रेड करके BBB माइनस तक लेके गए थे. एंड Moody's हैज बीन Baa3 फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच अगेन सिग्निफाइज अ स्टेबल आउटलुक टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. अब देखते हैं सोशल इंडिकेटर्स क्या है कि इंडिया जो हम बोलते हैं कि अरे इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए, या फिर लोग बोलते हैं नहीं इंडिया में रहना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, तो ये सब तो मतलब डेफिनेटली आर ओपिनियंस, बट व्हाट डू दी नंबर्स से. तो नंबर्स के हिसाब से जीनी कोएफिशिएंट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. अब ये जीनी कोएफिशिएंट होता क्या है? जीनी कोएफिशिएंट अपने को ये बताता है कि एक कंट्री का जो वेल्थ है या इनकम है उसमें कितनी इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो द पीपल, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर सॉर्ट ऑफ हैविंग दैट काइंड ऑफ वेल्थ, वो कितने ज्यादा दूर हैं फ्रॉम द मिड लाइन. सो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो विल हैव अ ग्राफ व्हिच विल हैव अ 45 डिग्री एंगल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और उसके अराउंड ऐसे एक कर्व होगा. तो वो कर्व और वो लाइन के बीच में कितना बड़ा गैप है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज सिग्निफाइड बाय द जीनी कोएफिशिएंट. और जीनी कोएफिशिएंट बनाता है वर्ल्ड बैंक. सो जीनी कोएफिशिएंट वाज डेवलप्ड बाय अ पर्सन, बट वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यूज दैट जीनी कोएफिशिएंट, यूज दैट मेथोडोलॉजी टू फिगर आउट कि जीनी कोएफिशिएंट कितना है. एंड इफ यू लुक एट इट, इट्स 32.8, which is a significant number considering कि मतलब कितना ज़्यादा inequality है in terms of the money that is present in terms of India, in terms of the Indian people or population that exists. दूसरा होता है HDI. HDI is Human Development Index. HDI Human Development Index is done by UNDP. So United Nations Development Program जो होता है UNDP. UNDP basically comes up with the Human Development Index. अब HDI के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं. The first thing is health. तो हेल्थ के अंदर हम लोग कितने अच्छे हैं. सेकेंड थिंग इज एजुकेशन एंड थर्ड थिंग इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो हेल्थ के अंदर हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ व्हेन इट कम्स टू इंडिया. थोड़ा सा गिर गया इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स बिकॉज ऑफ कोविड मोस्टली, बट गिर गया है इंडिया के अंदर. तो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग इज हेल्थ. हेल्थ के अंदर हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. सेकेंड एजुकेशन. एजुकेशन में हम देखते हैं कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितना स्कूलिंग एक बच्चे को मिला है टिल द पर्सन रीचेस 18 ईयर्स ऑफ एज, लेट्स से. वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भी सेम चीजें होती है, बट स्कूलिंग कितना ज्यादा इंपैक्टफुल रहा है. द थर्ड थिंग इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उसके अंदर हम देखते हैं GNI पर कैपिटा, सो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, वो कितना है हम देखते हैं, और उसके हिसाब से अपना रैंक बनता है HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब ऑफ कोर्स जितना बेटर रैंक होगा उतना यू विल बी बेटर ऑफ. तो यहाँ पे अपना रैंक है 134. एंड इफ यू लुक एट द ब्रिक नेशंस दैट एग्जिस्ट, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये नेशंस के अंदर इंडिया सबसे पीछे कंसिस्टेंटली आता है. ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अंदर भी अगर देखेंगे तो अवर रैंक इज 0.5 और द इंडेक्स इज 0.5 दैट वी हैव. अगेन वी हैव वर्ल्ड बैंक हु कम्स अप विद दिस इंडेक्स. अब ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब है 50% लॉस. अभी 50% लॉस किस चीज का होता है? सो बाय द टाइम समवन रीचेस 18 ईयर्स ऑफ एज, कितना ह्यूमन कैपिटल का लॉस होता है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज पुअर हेल्थ एंड सेकेंड थिंग इज एजुकेशन. तो अगर एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, हेल्थ ठीक नहीं होगी, जब तक कोई भी बच्चा 18 ईयर्स तक पहुंच जाता है, दैट पर्सन वुड हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल का मतलब जो कंट्रीब्यूट कर सकता था इकोनॉमी को लेके, तो वो काफी लॉस होता है. तो यहाँ पे 0.5 इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ इंडिया. 50% ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इज लॉस्ट बाय द टाइम एन एवरेज इंडियन चाइल्ड रीचेस 18 ईयर्स ऑफ एज. चाइल्ड ने बोल सकते हैं, एन एवरेज इंडियन रीचेस 18 ईयर्स ऑफ एज. तो वो होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. नेक्स्ट इज पावर्टी हेड काउंट. अब ये पावर्टी हेड काउंट के नंबर्स भी बहुत सारे जगह से कैलकुलेट होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज वी डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट डिफाइंस अ पुअर पर्सन. तो कोई बोलते हैं कि ये एक मेजर लेके चलो तो वी विल कॉल समवन पुअर. कोई दूसरा बोलता है कि नहीं ये वाला मेजर ले लो, ये वाला लाइन कर लो, जिसके नीचे हम लोग बोलते हैं BPL, बिलो पावर्टी लाइन. बट वो पावर्टी लाइन ठीक से डिफाइंड नहीं होता. सो नीति आयोग के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 11.28% इज वेयर वी आर एट. वी यूज्ड टू बी एट अराउंड 30% एट सम पॉइंट इन टाइम, बट कुछ पैरामीटर्स चेंज हो गए. इन जनरल पीपल्स लाइव्स हैव बीन अपलिफ्टेड. तो ये सारी चीजें पकड़ के नीति आयोग हैज कम अप विद दिस नंबर दैट 11.28% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अंडर द पॉवर्टी लाइन, इज बिलो पॉवर्टी लाइन. तो ये हम लोग यहाँ पे बोल के चल रहे हैं. ठीक है. वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर देखेंगे तो पॉवर्टी हेड काउंट अगर हम देखते हैं तो उसका बेंचमार्क इज $2.15 पर डे. तो कोई भी अगर एक इंसान $2.15 पर डे से कम कमा रहा है, देन बेसिकली वी काउंट दैट एज अ पुअर इंडिविजुअल. नाउ इनकम शेयर हेल्ड बाय द लोएस्ट 20%. तो इसमें क्विंटाइल्स होते हैं 20 20 20 20 20. इंडिया के अंदर अगर देखेंगे तो लोएस्ट 20% होल्ड्स ओनली 8% ऑफ द इनकम दैट एग्जिस्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ विच जो जीनी कोएफिशिएंट मैंने बोला था
वो भी थोड़ा सा लॉप साइडेड है, बिकॉज द लोएस्ट 20% आर नॉट होल्डिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी, 8% ही होल्ड कर रहे हैं, एंड जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे डिस्पैरिटी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अर्बन पॉपुलेशन लिविंग इन स्लम्स, अब स्लम को कैसे डिफाइन करेंगे? स्लम के अंदर काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट यू गो एंड रीड अप ऑन दीज पैरामीटर्स कि एग्जैक्टली एक स्लम होता क्या है। वहाँ पे शायद सैनिटेशन नहीं है, क्लीन वाटर नहीं मिलता, और कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्लम्स। तो इंडिया के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन हम देखेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल पॉपुलेशन, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल हु स्टे इन सिटीज। उसमें अगर देखें तो 49% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज लिविंग इन स्लम्स। उसके बाद अगर देखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टैटिस्टिक है विच इवन आई वाज नॉट वेरी अवेयर ऑफ, बट 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एट रिस्क ऑफ कैटास्ट्रोफिक सर्जिकल केयर एक्सपेंडिचर। तो मतलब ऐसे होगा कि कभी भी एक सर्जरी हो सकती है, और 20% लोग कुछ इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, या फिर उनके पास उतने फंड्स नहीं है दैट दे कैन यूज टू फाइनेंस दैट सर्जिकल केयर प्रोसीजर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ऑफ विच 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एट सिग्निफिकेंट रिस्क। अब ये कैटास्ट्रोफिक सर्जिकल केयर एक्सपेंडिचर क्या होता है? आई वुड सजेस्ट टू गो एंड रीड अप ऑन these things, ठीक है। Access to electricity, 99.2% of the population is covered by electricity, is covered by मतलब हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सबके पास अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल है। दैट इज बेसिकली द लेटेस्ट स्टेटस दैट वी हैव। सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन सर्विसेज आर प्रेजेंट फॉर 52% ऑफ द पॉपुलेशन। तो सैनिटेशन सर्विसेज विल मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव क्या था कि दैट वी कंस्ट्रक्टेड अ लॉट ऑफ टॉयलेट्स, तो हम लोग स्वच्छ भारत बोल के चल रहे थे। उसके बाद भी 52% पीपल हैव सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन सर्विसेज। अब सैनिटेशन सर्विसेज होना और उसको सेफली मैनेज करके रखना, टू डिफरेंट थिंग्स। दैट इज वाई द नंबर ऑफ 52% दैट वी हैव। यहाँ पे अगेन अ वेरी सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक, population that uses the internet, right? 52% of the people use the internet in India. You will be very surprised with that number. तो ये एक again official / unofficial number है, which is conducted by IAMAI. So this is Internet and Mobile Association of India. इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेटेस्ट स्टेटिस्टिक देखें तो 52% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर यूजिंग द इंटरनेट, 48% अभी भी इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखेंगे, अगेन ये स्टैटिस्टिक बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता, दिस इज लास्ट ईयर्स स्टैटिस्टिक दैट वी हैड, बट अनएम्प्लॉयमेंट इज 7%। 7% मतलब जो भी पॉपुलेशन था जो एक्टिवली वर्क के लिए सर्च कर रहा है एंड हु इज केपेबल ऑफ वर्किंग, तो वर्किंग एज में जो आता है वो इसमें अगर हम देखेंगे तो 7% ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट दिस पॉइंट इन टाइम, या फिर द लेटेस्ट रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड वो है। अभी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक है, अ लॉट ऑफ पीपल डिबेट की नहीं उससे ज्यादा है उससे कम है, जो भी है, बट 7% इज द लेटेस्ट नंबर दैट वी हैव। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर इंडिकेटर्स, मैंने सोचा कि इसको एक स्लाइड बना देते हैं हेल्थ केयर इंडिकेटर्स को, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पल्स ऑफ वेयर वी आर एज अ कंट्री एंड वेयर वी हैव कम फ्रॉम। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मैं बता रहा था, 68 ईयर्स इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर एन इंडियन। 70 ईयर्स हुआ करता था बिफोर कोविड, बट आफ्टर कोविड इट हैज फॉलन टू 68%। अगर हम देखेंगे वर्ल्ड लीडर के अंदर, सो मकाओ जो एक चाइनीज प्रोविंस भी जिसको बोल सकते हैं, 84 इज द बेंचमार्क दैट वी हैव। BRIC ब्रिक नेशंस जो होते हैं उसके अंदर हम लोग सबसे पीछे हैं। साउथ अफ्रीका अपने पीछे, इट्स एट अराउंड 63 इज व्हाट आई नो, बट इंडिया इज एट 68 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बाय नीति आयोग, तो नीति आयोग ने ना अभी रिसेंटली मतलब लास्ट वीक ही एक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बनाया है। अब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में क्या क्या चीजें हैं? द फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कि भाई हर एक स्टेट कैसे अपने फंड्स को स्पेंड करता है। द सेकेंड थिंग इज रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कैसे हम रेवेन्यू को मोबिलाइज करते हैं। देन वी हैव फिजिकल प्रूडेंस, कितना अच्छे से कितना समझदारी से वी आर स्पेंडिंग मनी। डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, तो ये 5 पैरामीटर्स के ऊपर से स्टेट्स को रैंक किया गया था इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। आई थिंक JNK एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वेर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, बट अदरवाइज सारे स्टेट्स को कंसिडर किया गया है इसके अंदर। यू कैन गो एंड रीड द रिपोर्ट, आई विल ट्राई टू लिंक ऑल दी और आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो हैव अ लुक एट ईच लिंक दैट आई एम पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ द बेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वाला सर्वे बाय नीति आयोग इज Odisha, which has a rating of 67.8, and the worst is Punjab, which has a rating of 10.7 on the parameters that I have mentioned. Healthcare के ऊपर India spends 2.5% of its GDP, which is a healthy number considering the past that we have had. So 1.9% था, अभी 2.5% तक we have reached. In terms of doctors per 1000 population, 0.7 is the number where we are at. Cuba एक outlier है, I will not say that Cuba is the benchmark that we have, but the highest doctors or number of doctors per 1000 population is Cuba, which is at 8.4 अगर हम देखते हैं तो।
हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन आर 1.6, तो 1.6 बेड्स होते हैं पर 1000 पॉपुलेशन. मोनाको इज 22, बट अगेन एज आई सेड इट्स एन आउटलायर, छोटा कंट्री है, कुछ आउटलायर्स हमको इस लिस्ट में मिलेंगे, बट वी आर कंफर्टेबली नॉट अप टू द मार्क in terms of these two statistics as well. In terms of maternal deaths, 24,000 deaths happened. We are second highest in the world, but यहाँ पे the issue is we also have a very large population. Having said that, 24,000 is a big number, but again these statistics are not updated officially, because of which this is the latest number that we have, and I believe that this number is from 2020 that we have. मेडिकल टूरिज्म इज एन अप एंड कमिंग थिंग, एंड आगे जाके इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है ऐसे माना जाता है. People who come to India to get their medical treatments done. Why? Because one, the quality of doctors here might be significantly better, the costs might be slightly lower, and it's easy to get into the country as well. तो यहाँ पे अगर देखते तो $7.69 billion is the kind of amount that is contributed by medical tourism. अगर GDP के context में देखेंगे तो छोटा नंबर है, but overall अगर देखेंगे काफी potential है. In fact, if you look at it, roughly 7% of all the tourists who visit India, तो इंडिया विजिट करने वाले जो टूरिस्ट होते हैं, आउट ऑफ द 100 टूरिस्ट दैट विजिट इंडिया, लेट्स से almost 8% people or almost 8% of the tourists visit India with the objective of medical tourism. एंड अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये चार चीजें हैं जिसके बारे में यू हैव टू रीड, बिकॉज यूनिवर्सल हेल्थ केयर बिल इज समथिंग दैट वाज रिसेंटली फ्लोटेड. रिसेंट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ कपल ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो वहाँ पे ये फ्लोट किया गया था. तो रीड अबाउट दिस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिल दैट यू हैव. PMABHIM. So this is basically Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. So PMABHIM. So that is basically Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. We also have NDHM, which is National Digital Health Mission, जिसके अंदर OPD bookings वगैरह कर सकते हो from your phone, app exists and everything is there. तो ये भी एक step है towards of course doing well. At this point in time of course ये primitive stages में है, तो बहुत responsive app नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा शायद enlisted hospitals नहीं मिलेंगे, but then again there are grand plans that exist. Digitization of health records, ये भी एक बहुत बड़ा project है that is going to be undertaken. And PMJAY is प्रधानमंत्री जन औषधि योजना. तो इसके अंदर यू विल बेसिकली बी एबल टू गिव मेडिसिन टू पीपल एट स्लाइटली अफोर्डेबल कॉस्ट. तो ये सारी चीजें होती हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इफ यू नो एनी अदर इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई थॉट आई विल गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स दैट यू नीड टू नो एंड दैट यू कैन यूज इन योर GDs, in your BATs and in your interviews to support your opinions, to support the kind of arguments that you are making. तो statistics होना हमेशा अच्छी बात होती है. So I hope this was useful to you. If it was useful to you, do leave a like in the do leave a like. If you like the video, do let me know in the comment section that you like this particular video, and do stay subscribed to this channel and share this video with anyone whom you think will benefit from this particular video. I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing.